नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज का सत्र आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला का 12वां सत्र है। यानी हम हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम के जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उनमें से 11 पड़ावों को पार कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और आज के सत्र में दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल स्लाइड में देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं प्रयोगवाद की। पिछले सत्र में हमने प्रगतिवाद पर बात की थी और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक आने वाली काव्यधारा पिछली काव्यधारा से कुछ अगले कदम पर होती है, यानी कुछ प्रतिक्रियाएं उसमें शामिल होती हैं जो पिछली काव्यधारा के प्रति होती हैं और कुछ नई चीजें उसमें शामिल होती हैं जो उसकी अपनी विशिष्टताएं होती हैं। यानी किसी भी काव्यधारा की विशेषताएं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे बढ़ती हैं, सामने आती हैं। पहली काव्यधारा की प्रति प्रतिक्रिया और दूसरा अपने परिवेश के अनुसार जो उसकी निजी विशिष्टताएं वो विकसित करती है वो। तो चलिए इस बिंदु को आधार बनाकर आज हम समझते हैं प्रयोगवाद की मूल दृष्टि क्या है और उस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि हम ये प्रश्न इस तरीके से तैयार करते हैं दोस्तों ताकि आप उसकी मूल अवधारणा को समझ सकें। तो वही कार्य आज भी किया गया है, इस सत्र में भी किया गया है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गंवाए हम सत्र की शुरुआत करते हैं। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोग शब्द की क्या सार्थकता है। दोस्तों, जब हम प्रयोगवाद की बात करते हैं, आधुनिक कविता के इतिहास में जब प्रयोगवाद की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये होता है कि हम ये जानें कि इस कविता में प्रयोग शब्द आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया है। और जब हम ये जान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उस मूल अवधारणा को भी जान लेंगे जो इस काव्यधारा के मूल में निहित है। तो चलिए विकल्प देखते हैं। ए विकल्प है पिछली कविता की तुलना में भाव और शिल्प के नव्य प्रकारों का अन्वेषण। दूसरा है कविता को बौद्धिकता प्रदान करना। तीसरा है कविता को वैज्ञानिक खोजों से जोड़ना और चौथा है कार्य कारण पद्धति पर कविता लिखना। तो दोस्तों, इसमें प्रयोग शब्द की सार्थकता के विषय में पूछा गया है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कविता में बौद्धिकता, प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता हमको देखने को मिलती है, लेकिन वो प्रयोग की सार्थकता को स्पष्ट नहीं करती, भले ही वो एक प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। इसलिए आपको ध्यान देना है किसी भी प्रश्न का जवाब देने से पहले कि क्या प्रश्न पूछा गया है और उससे किस प्रकार के उत्तर की संभावना हो सकती है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि प्रयोगवाद के लिए पहली बात बौद्धिकता है, लेकिन बौद्धिकता प्रयोग में निहित नहीं है। प्रयोग जो शब्द है वो किन दो लक्ष्यों को आधार बनाकर संकेत करता है, किन दो बिंदुओं को संकेत करता है, वो जानने की जरूरत है। पहली बात, भाव में प्रयोग। भाव किससे जुड़ते हैं? विषय वस्तु से। यानी विषय की विविधता में नए नए प्रयोग। पूर्ववर्ती काव्य में जिस तरह से प्रगतिवाद की ही बात करें जो इसकी पूर्ववर्ती काव्यधारा है, अंत तक आते आते प्रगतिवाद मार्क्सवाद का विज्ञापन मात्र बनकर के रह गया। यानी विषय वस्तु बहुत ही सीमित दायरे तक रही। यहां पर बात होती है विषय वस्तु की विविधता की। तो भाव के क्षेत्र में नए प्रयोग और शिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग, क्योंकि ये मानते थे प्रयोगवादी कवि कि जब हम विषय को अलग नए रूप में प्रस्तुत करेंगे, नए नए विषयों को उठाएंगे, तो उनकी अभिव्यक्ति के लिए सशक्त माध्यम के रूप में परंपरागत शिल्प नहीं होना चाहिए, बल्कि नवीन शिल्प को अपनाना जाना चाहिए। यानी प्रयोग शब्द दो बातों की ओर संकेत करता है, भाव की नवीनता और शिल्प की नवीनता। इस बात को आपको भूलना नहीं है। बौद्धिकता है लेकिन वो प्रयोग से नहीं जुड़ती, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग से ही बिंदु जुड़ता है, ये इसकी एक विशेषता है। और अन्य दो बिंदुओं को तो आप नजरअंदाज ही कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, समाज का कौन सा अंग प्रयोगवाद का केंद्र है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। विकल्प है मध्यवर्गीय लघु मानव, बी उच्च वर्ग, सी मजदूर वर्ग, डी निम्न वर्ग। दोस्तों प्रगतिवाद में कौन सा वर्ग था? प्रगतिवाद में शोषित वर्ग यानी मजदूर और जो शोषण की चक्की में पिस रहे था, निम्न वर्ग, निम्नतम वर्ग समाज का, वो उस कविता के केंद्र में था, यानी उसी की पीड़ाओं की वहां अभिव्यक्ति की गई थी। लेकिन प्रयोगवाद में ऐसा नहीं है। प्रयोगवाद में है मध्य वर्गीय लघु मानव, यानी मध्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति, निम्न वर्ग की बात नहीं है, मध्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, चाहे कुंठित है, चाहे आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, चाहे मानसिक यातनाओं को भुगत रहा है, कोई भी है, वो व्यक्ति यहां विषय का केंद्र है, यानी कविता के केंद्र में है। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद में नहीं है? यानी एक बिंदु ऐसा है जो प्रयोगवाद की विशेषता में शामिल नहीं है, बाकी शेष तीनों बिंदु प्रयोगवाद की विशेषता हैं। ए ठोस बौद्धिकता पर आधारित यथार्थ चित्रण, बी दमित काम वासनाओं का चित्रण, सी मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की कुंठा, अनास्था और जड़ता का चित्रण, और मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित। तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मार्क्सवादी दर्शन का सीधा संबंध किससे है? प्रगतिवाद से है। ये तीनों विशेषताएं आपको ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि ये तीनों, देखिए एक बिंदु तो हम प्रयोगवाद का समझ चुके, शिल्प और भाव के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों के प्रति आग्रह है। उसके अलावा कौन सी तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? पहली बात, बौद्धिकता पर आधारित यथार्थ चित्रण, यानी जीवन में, परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है, चिंतन के आधार पर उसको चित्रित करना। दमित काम वासनाएं, कुंठाएं, इन सब की अभिव्यक्ति प्रयोगवादी कविताओं में हुई है। और कुंठा, अनास्था और जड़ता जो मध्यवर्गीय समाज में है, परिवेश जनित है, उसका भी यहां पर चित्रण हुआ है। यानी ये तीनों प्रवृत्तियां प्रयोगवादी कविता में देखने को मिलती हैं, लेकिन उसका मार्क्सवादी दर्शन से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना गया है? 1936, 1940, 1943, 1946। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक आप सभी जानते हैं, इसके संपादक हैं अज्ञेय, और यहीं से तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद प्रयोगवाद आधुनिक कविता के क्षेत्र में जन्मा, एक नए दृष्टिकोण के साथ हमारे सामने आया। तो जन्म का वर्ष प्रयोगवाद का है 1943। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही अज्ञेय ने किया हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, यानी उस विद्वान का नाम हमें चुनना है जिसने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द को प्रयुक्त किया इन कवियों के लिए, जो बाद में प्रयोगवादी कहलाए। ऑप्शंस है रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी रांगेय राघव। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नंदुलारे वाजपेयी ने एक लेख लिखा था प्रयोगवादी रचनाएं, और उसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि अज्ञेय ने कभी अपने लिए, यानी जिस काव्यधारा का उन्होंने तार सप्तक से प्रवर्तन किया, उसके लिए कभी प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि कुछ एक जगहों पर उन्होंने प्रयोगवाद शब्द का विरोध ही किया है। तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं इस काव्यधारा के लिए नंदुलारे वाजपेयी, इसे भूलेंगे नहीं। अगर मान लीजिए यहां पर अज्ञेय ऑप्शन होता तो आपको बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल के स्थान पर अज्ञेय होता, तो आप, ऐसा हो सकता है कि एक मानसिकता होती है हमारी कि प्रयोगवाद के जनक हैं अज्ञेय, तो अज्ञेय ही इसका सही उत्तर होगा। नहीं, इस बात को, इस भ्रम को बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि नंदुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवादी कविताएं नामक अपने निबंध में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवाद किन तीन तत्वों को लेकर गतिशील हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये सारे प्रश्न उस तरीके के हैं जो प्रयोगवाद की जो अवधारणा है, प्रयोगवादी कविता के मूल में जो निहित है अवधारणा, उस पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। ऑप्शंस है व्यक्ति स्वातंत्र्य, प्रयोगशीलता और विषय वैविध्य।
इच्छा, क्रिया और ज्ञान, सत, रज और तम, सत्य, अहिंसा और करुणा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि व्यक्तिवाद यानी वैयक्तिकता की भावना प्रयोगवाद में है। जो प्रयोगवाद जब पतन की ओर अग्रसर हुआ तब ये व्यक्तिवाद इतना अधिक बढ़ गया कि ये उसकी असफलता का उसके पतन का एक कारण बना। तो शुरुआत में व्यक्ति स्वातंत्र्य यानी व्यक्तिवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता का चित्रण, ये यहां पर बहुत ही सकारात्मक रूप में हमारे सामने आया। प्रयोगशीलता, इसकी चर्चा मैं पहले प्रश्न में ही कर चुकी हूं। प्रयोग कौन से हैं? विषयगत प्रयोग और शिल्पगत प्रयोग। तो ये हैं 3 बिंदु जिनको अज्ञेय नेतार सप्तक की भूमिका में हाईलाइट किया है, खास तौर पर ध्यान दिलाया है। व्यक्ति स्वातंत्र्य है, प्रयोगशीलता है और विषय वैविध्य है। विषय वैविध्य प्रयोग के अंतर्गत भी आता है और अलग से भी उन्होंने विषय की विविधता की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये काव्य धारा व्यापक आधार को लेकर चले, व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ए, इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के 2 रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमाया गया है। तो पूछा क्या गया है? प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो पहला बिंदु क्या है? इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। अब आप भ्रमित हो सकते हैं कि हमें तो ये सारे विकल्प ही सही लग रहे हैं। नए तत्वों का अन्वेषण करना है प्रयोगवाद के मूल में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। परंपराओं का खंडन भी है, लेकिन समस्त परंपराओं का खंडन नहीं है। हर परंपरा का विरोध नहीं करता प्रयोगवाद। केवल जो जड़ और अप्रासंगिक हो गई जो परंपराएं हैं, केवल उनका विरोध करता है, उनका खंडन करता है और उनके नवीनीकरण की बात करता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो जर्जर परंपराएं हैं उनका खंडन करते हुए उनको नष्ट करने की बात नहीं करता, बल्कि उनके नवीनीकरण की बात करता है। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के 2 रूप मानता है, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो प्रयोगवादी मानते थे कि व्यक्ति की जो अनुभूति है वही समष्टि जो समाज की अनुभूति है उसका एक अंग है, यानी व्यक्ति और समाज को अलग अलग नहीं मानता। यह बात अलग है कि प्रयोगवाद, एक बार फिर दोहरा रही हूं कि प्रयोगवाद अपने अवसान पर जब आया तो उसमें वैयक्तिकता, व्यक्तिगत अहमवाद बहुत अधिक बढ़ गया था। वो एक अलग बिंदु है। लेकिन जिस मंतव्य को लेकर के प्रयोगवाद शुरू हुआ था उसमें व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही पहलू के 2 अंग माना गया था। तीसरा बिंदु है, यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिस भी विषय के विश्लेषण विषय को इन्होंने उठाया उसे भावनाओं के तराजू में कम और बौद्धिकता के तराजू में ज्यादा तोला। चिंतन यहां पर है, बौद्धिकता यहां पर है, और बौद्धिकता प्रयोगवाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता भी है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। यानी आपको यह ध्यान में रखना है कि विषय की नवीनता की बात करता है प्रयोगवाद, शिल्प की नवीनता की बात करता है, लेकिन यहां शिल्प की नवीनता हावी नहीं है। विषय और शिल्प संतुलित रूप में है। विषय नवीन होगा तो उसके लिए शिल्प नवीन चाहिए ही चाहिए। ये मानते हैं अज्ञेय और यही मानते हैं सभी प्रयोगवादी कवि। तो यहां पर आप बिल्कुल ये भ्रम न रखें कि प्रयोग केवल शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग की बात करता है, बल्कि यहां विषय के क्षेत्र में और शिल्प के क्षेत्र में दोनों में प्रयोग की बात करता है। जिस नवीनता की प्रयोगवाद बात करता है वो नवीनता विषय वस्तु की नवीनता है, और जब हम किसी नए विषय पर अभिव्यक्ति करते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम परंपरागत शिल्प के ढांचे से बाहर निकलकर उस एक नवीन ढांचे में अपने भावों को अभिव्यक्त करें, और उसी बात पर प्रयोगवाद में बल दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, यानी ये कथन असंगत है। और केवल आप ध्यान दीजिए, वाक्य में काफी कुछ सही है प्रयोगवाद के विषय में, लेकिन केवल एक बिंदु
एक शब्द का इस्तेमाल होने से बात कहां की कहां हो गई, यानी अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर जगदीश गुप्त? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने आपको बताया था कि नंदुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में, और वहीं उन्होंने ये टिप्पणी की, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया। यानी कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस विद्वान ने, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। और ये कथन इस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इस कथन की पूरी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नानी वाजपेयी जी कहते हैं कि जो प्रयोगवादी थे, यानी जो प्रयोगवादी कवि थे, उनके पास काव्य संबंधी कोई कौशल नहीं था, यानी कवि प्रतिभा तो थी ही नहीं। दूसरी बात, उनके पास कोई ऐसा विषय भी नहीं था जिसको अभिव्यक्ति की आवश्यकता हो। यानी न तो वे मानते हैं उनके पास कहने के लिए कुछ था, यानी अभिव्यक्ति नहीं थी, और ना ही उनके पास कोई कविता में अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की कुशलता थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। यानी फालतू बैठा हुआ इंसान कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो वही बात उन्होंने प्रयोगवाद के विषय में अभिव्यक्त की। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, स्वप्नभंग, तेल की पकौड़ियां, अनुक्षण किसके काव्य संग्रह हैं? ऑप्शंस हैं भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रभाकर माचवे की ये तीनों कृतियां हैं, स्वप्नभंग, तेल की पकौड़ियां और अनुक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी तार सप्तक जहां से प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है, जिस कविता संग्रह से, उसके विषय में यहां बातें कही गई हैं, 4 बिंदु कहे गए हैं, उनमें से हमें असंगत कथन बताना है। ए, तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। बी, तार सप्तक में मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा की कविताएं संकलित हैं। सी, तार सप्तक में संकलित पहले कवि मुक्तिबोध हैं। और डी, तार सप्तक की एक भूमिका रघुवीर सहाय ने लिखी है। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से डी विकल्प असंगत है, क्योंकि तार सप्तक के विषय में यह एक असत्य कथन है। तार सप्तक की एक ही भूमिका है, और नया जो संस्करण है तार सप्तक का दूसरा, उसमें पहले संस्करण की जो भूमिका है उसको भी दोहराया गया है, और कुछ नई भूमिका भी अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। तो 2 भूमिकाएं दूसरे संस्करण में हैं, लेकिन दोनों अज्ञेय के द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए यह कथन असंगत कथन है, आपको ध्यान में रखना है। शेष तीनों बिंदु बिल्कुल सही हैं, कंठस्थ कर लेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ, यह बिल्कुल सही है। तार सप्तक में इन 7 कवियों की रचनाएं हैं, यह भी सही है। और तार सप्तक में पहले कवि मुक्तिबोध हैं और अंतिम कवि अज्ञेय हैं, यह बात आपको भूलनी नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रयोगवादी कविता में दिखाई नहीं देती? विकल्प है वैयक्तिकता, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्रण। तो दोस्तों ये तो अब मैं इतनी चर्चा आपसे कर चुकी हूं अब तक के 10 प्रश्नों में कि आप स्वयं ही एक नजर में उत्तर पहचान लेंगे। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पारंपरिक उपमानों के प्रयोग की बात प्रयोगवाद में है ही नहीं, क्योंकि कलगी बाजरे की कविता में अज्ञेय स्पष्ट कहते हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। यानी उपमानों की नवीनता की, शिल्प की नवीनता की बात करते हैं अज्ञेय। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। यह कथन किन कवियों से संबंधित है? छायावादी, प्रयोगवादी, हालावादी या प्रगतिवादी? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अज्ञेय का कथन है, तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने
ये वक्तव्य प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आजकल परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो विद्वानों के कथनों पर आधारित होते हैं और विश्लेषणात्मक होते हैं। तो इस कथन को समझ लेना बहुत जरूरी है। यहां पर स्कूल से मतलब आप विद्यालय नहीं लेंगे, इसका मतलब है किसी विशेष समूह से, यानी साहित्यकारों के किसी एक विशेष समूह से, किसी एक संस्था से संबंधित नहीं है। यानी गुट की बात का यहां पर विरोध किया गया है। साहित्य जगत में कवियों की गुटबंदी की बात यहां पर नकारी गई है। पहली बात, वे किसी स्कूल के नहीं है। और दूसरी बात क्या कही गई, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना लक्ष्य जीवन का जो है वो प्राप्त कर लिया, यानी ये अभी अपने का सृजन के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के तक पहुंचने के लिए राहें तलाश कर रहे हैं। इसलिए अभी राही हैं, यानी यात्री हैं। इनकी तलाश अभी चल रही है कि किस तरीके से प्रभावशाली तरीके पर के सांचे में ढालकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाए। तो ये राही हैं, राही नहीं बल्कि अज्ञे को लगता है एक बार तो वो कहते हैं ये राही हैं, यात्री हैं, चल रहे हैं, राहें अपनी नई तलाश कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है नहीं, राही भी सही नहीं है, बल्कि राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। यानी अभी अपने सृजन का कौन सा मार्ग इनको अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा, वे उन राहों की तलाश करने वाले कवि हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, गुटबंदी का विरोध है। लक्ष्य पर पहुंचे यानी अपने सृजन की चरम स्थिति को इन्होंने प्राप्त नहीं किया है, ये केवल एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अपने अभिव्यक्ति के नए माध्यम तलाश कर रहे हैं, वो मार्ग तलाश कर रहे हैं जिनसे ये प्रभावशाली ढंग से अपनी विविध विषय वस्तुओं को अभिव्यक्त कर सकें। तो तीन बातें यहां पर ध्यान से कही गई हैं। अज्ञेय का कथन है, तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने ये कहा है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संख्या गलत हो गई है प्रश्नों की, ध्यान दे लेंगे, ये वैसे 13वां प्रश्न है। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? प्रभाकर माचवे, शकुंत माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शकुंत माथुर की कविताएं दूसरा सप्तक में है। और शकुंत माथुर, एक और बात मैं आपको बता दूं, गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी है। तो आपको ध्यान में रखना है, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और शेष प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, तीनों की कविताएं तार सप्तक में संकलित हैं। आगे चलें। इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें छांटना है। पहला है, इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता अस्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु का अंग माना गया है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह कथन गलत है। बौद्धिकता है प्रयोगवाद में, लेकिन अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता अस्वीकार नहीं की गई है, बल्कि उसके नवीनीकरण की बात की गई है। तो यह कथन असंगत है। दूसरी बात, कविता के शिल्प को विषय वस्तु का अंग माना गया है, क्योंकि विषय वस्तु नई है तो उसको नए शिल्प में ही अभिव्यक्त होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का, क्योंकि जब शिल्प के नवीन शिल्प की बात करते हैं अज्ञेय, तो इसका अर्थ यही होता है कि वे चाहते हैं कि जो नए विषय हम कविता में उठा रहे हैं उसके अनुरूप शिल्प भी नया हो, तो नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। यानी परंपरागत शिल्प के प्रति कोई प्रतिबद्धता प्रयोगवादियों की नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। यानी जो विशेषता क्षण बोध की, क्षणानुभूति की, जो नई कविता में जाकर बहुत स्पष्ट रूप में सामने आती है, वो यहां भी हमको मिलती है। तो यह कथन भी पूरी तरह से बिल्कुल सही है। तो आंसर असंगत कथन हुआ ए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनीकरण, वैयक्तिकता की प्रतिष्ठा, परंपरागत उपमानों का विरोध, काव्य की छंद मुक्तता। दोस्तों ये प्रश्न खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि चारों विकल्प प्रयोगवाद की विशेषता है, लेकिन प्रश्न क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
तो सबसे महत्वपूर्ण वैयक्तिकता भी है वहां, परंपरागत उपमानों का विरोध भी करते हैं, और काव्य छंद, मुक्त छंद में तो लिखा ही गया है काव्य। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमको छांटनी है और वो है ए, यानी विषय की विविधता और शिल्पगत नवीनीकरण की बात प्रयोगवाद में है, जो उसे अपनी पूर्ववर्ती काव्यधारा से बिल्कुल अलग रूप में स्थापित करती है आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आपको मैं इसलिए बार बार इस तरह के प्रश्न मैं बना रही हूं ताकि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की अपनी आदत को विकसित कर लें अच्छी तरह से। अक्सर बच्चों के साथ गलत उत्तर इसलिए होते हैं उनके, क्योंकि वे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, और उत्तर उन्हें सब आते हैं लेकिन प्रश्न को ध्यान से न पढ़ने के कारण, जल्दबाजी के कारण उनके उत्तर गलत हो जाते हैं। तो आपको प्रश्न को ध्यान से एक एक शब्द को समझना है कि विशेषता, केवल विशेषता की बात नहीं की गई है कि आप कंफ्यूज हो गए, ये तो चारों ही प्रयोगवाद की है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी गई है, तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह भारत भूषण अग्रवाल का नहीं है? ए जागते रहो, बी मुक्ति मार्ग, सी ओ अप्रस्तुत मन, और डी धूप के धान। तो दोस्तों ये जो तीनों कविता संग्रह हैं ये भारत भूषण अग्रवाल के हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि भारत भूषण अग्रवाल वे कवि हैं जो तार सप्तक में जिनकी कविताएं संकलित हैं। तो जागते रहो का प्रकाशन वर्ष है 1945, मुक्ति मार्ग का है 1948, और ओ अप्रस्तुत मन का रचना काल है दोस्तों 1960। धूप के धान भारत भूषण अग्रवाल की कृति नहीं बल्कि गिरिजा कुमार माथुर की कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और कलावाद। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि प्रयोगवाद एक ऐसी काव्यधारा है जिस पर पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा, अलग अलग विचारधाराओं का बहुत प्रभाव पड़ा, तो उसी से संबंधित है ये प्रश्न। स्वच्छंदतावाद, जिसको अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं, वो भी यहां पर पश्चिम की विचारधारा है। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का हम पढ़ चुके हैं, ये भी पश्चिम की विचारधारा है। अस्तित्ववाद और कलावाद भी पश्चिम की विचारधाराएं हैं। लेकिन इनमें से कौन सी विचारधारा ऐसी है जिसका प्रयोगवाद से कोई लेना देना नहीं है? वो है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? छायावाद से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और कलावाद, ये तीनों ही वाद प्रयोगवाद से संबंधित हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। देखिए, कलावाद का मूल सिद्धांत क्या था कि कला कला के लिए है, यानी कला के लिए उपयोगितावाद का संबंध होना ही नहीं चाहिए। यानी उपयोगिता को ध्यान में रखकर, समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर कला का सृजन नहीं हो सकता। कला केवल कला के सृजन के उद्देश्य से की जानी चाहिए। तो इससे कुछ विद्वान प्रयोगवाद का संबंध मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शिल्पगत नवीनता के प्रति आग्रह व्यक्त किया गया है, यानी कलात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। अस्तित्ववाद, जब व्यक्ति वैयक्तिकता की बात करता है प्रयोगवादी कवि, तो वहां अस्तित्ववाद कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और जब व्यक्ति की कुंठाओं की, उसके अंतर जगत की पीड़ाओं की बात करता है, तो मनोविश्लेषण यानी मन की परतों में झांकने की प्रक्रिया शुरू हो ही जाती। तो तीनों का संबंध कहीं ना कहीं प्रयोगवाद से जुड़ता है। स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है, प्रयोगवाद से नहीं है। हालांकि शिल्प की स्वतंत्रता, नए शिल्प का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता शब्द अलग है और स्वच्छंदता शब्द अलग है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, पंत, गिरिजा कुमार माथुर। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रामविलास शर्मा मूलतः एक आलोचक हैं, लेकिन इन्होंने कुछ एक कविताएं भी लिखी हैं और तार सप्तक में इनकी कुछ कविताएं संकलित भी हैं। तो इन्हीं का एक कविता संग्रह है रूप तरंग, और इनकी निराला और उनकी साहित्य साधना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, जिसे सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, तार सप्तक किसी गुट का प्रकाशन नहीं है क्योंकि संग्रहित 7 कवियों के 7.5 अलग अलग गुट हैं। यह कथन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, नेमिचंद जैन या रामविलास शर्मा। दोस्तों
ये बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगेन देखिए, जब वे कहते हैं कि ये किसी स्कूल से बंधे हुए नहीं है, ये ना किसी मंजिल पर पहुंचे हुए हैं, ये राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, तब भी वे गुटबंदी का विरोध करते हैं। और यहां भी वे वही बात कह रहे हैं कि तार सप्तक में जो 7 कवि इकट्ठे हुए हैं, तो उससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए पहली बात कि वो किसी एक विशेष कवियों के समूह से संबंधित है। यानी तार सप्तक का प्रकाशन इसलिए नहीं किया जा रहा कि किसी समूह की विचारधारा को अभिव्यक्त किया जाए, पहली बात। यानी गुटबंदी का यहां भी विरोध है, क्योंकि संग्रहित 7 कवि की, जिन 7 कवियों की यहां कविताएं हैं, उनके बीच में 7.5 अलग अलग गुट हैं। यानी उनकी विचारधाराएं अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग हैं। उनके यहां 7 कवियों के एक साथ होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर बात पर एक मत हैं, बल्कि उनका एक साथ होने का मतलब है कि अलग अलग विचारधाराओं होते हुए भी वे अभिव्यक्ति और प्रयोग, विषय और अभिव्यक्ति यानी शिल्प की नवीनता के प्रति आग्रहशील हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, गजानन माधव मुक्तिबोध, सी लक्ष्मीकांत वर्मा या डी कुंवर नारायण। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने किया, और नंदुलारे वाजपेयी ने जब प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद पर टीका टिप्पणी की, उसे बैठे ठाले का धंधा बताया, तब उसका जवाब देते हुए अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में यह बात कही कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यानी ये कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है, दूसरा सप्तक की भूमिका से लिया गया है, और नंदुलारे वाजपेयी का जो वक्तव्य है उसके उत्तर में उन्होंने ये कथन प्रस्तुत किया था। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने आपको बताया, जब प्रयोगवाद जन्मा उस समय वैयक्तिकता उसकी एक विशेषता थी, लेकिन जैसे जैसे वो विकास की सीढ़ियां पार करता गया और खासतौर से अवसान की ओर अग्रसर होने लगा, तब उसमें घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद विकसित हो गया। तो यही इस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, प्रयोगवाद। आंसर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य नहीं था। यानी प्रयोगवादी किस बात को अपना लक्ष्य मानते थे, उसकी ओर ध्यान देना है। काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या समाजवाद। तो दोस्तों, काव्य की पूर्व परंपरा का हल्का सा निषेध करते हैं, उनके नवीनीकरण की बात करते हैं, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को इसकी स्थापना करते हैं, नई राहों का अन्वेषण करते हैं, यानी शिल्प के क्षेत्र में, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में नई राहें, विषयों के क्षेत्र में नई राहें तलाश करते हैं। इसीलिए अज्ञे उन्हें राहों के अन्वेषी कहते हैं। लेकिन समाजवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इसका हुआ डी। अगला प्रश्न, अज्ञेय प्रयोगवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग अधिक उचित मानते हैं? मुक्तिवाद, स्वच्छंदतावाद, प्रयोगशील या नई कविता? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अज्ञेय ने प्रयोगवाद की बजाय स्वयं को प्रयोगशील कहना अधिक उचित माना है। प्रयोगशील शब्द, प्रयोगवाद शब्द यानी जिस शब्द में वाद जुड़ जाता है वो किसी एक खास प्रकार की विचारधारा का समर्थक हो जाता है, यानी एक दायरे में सीमित हो जाता है। लेकिन विषयगत विविधता की बात प्रयोगवादी करते हैं, यानी अज्ञेय करते हैं। तो वे, और शील शब्द में निरंतरता है, तो इसलिए वे अपने आप को प्रयोगवादी यानी किसी एक खास सांचे में ढला हुआ कवि कहलाने से बेहतर समझते हैं कि वे अपने आप को निरंतर प्रयोग करने की प्रवृत्ति से युक्त कवि कहलाएं। तो वे अपने आप को प्रयोगशील कहलाना अधिक उचित समझते हैं। तो आंसर हुआ सी। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि इन प्रश्नों के जरिए आप प्रयोगवाद की मूल में निहित जो अवधारणा है उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले सत्र का इंतजार कीजिए। नमस्कार।